हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एवेस्टक अलजेब्रा। बीएससी पार्ट थर्ड एवेस्टक अलजेब्रा में पिछली क्लास में हमने साइक्लिक परम्यूटेशंस की थ्योरी पढ़ी थी और उससे साइक्लिक परम्यूटेशन की थ्योरी से क्रमचय का ऑर्डर निकालना सीखा था कि किसी क्रमचय की कोटि क्या होती है, उसे चक्रीय रूप में लिखने के बाद उन चक्र की लेंथ का या उनके ऑर्डर का जो एलसीएम आता है वो परम्यूटेशंस की कोटि होती है। उससे आगे आज हम जानते हैं कि परम्यूटेशंस को इवन और ऑड किस प्रकार बनाते हैं। यानी अगली आप इस हेडिंग डाल लें, सम तथा विषम क्रमचय। सम तथा विषम क्रमचय। Even and odd permutation. Even and odd permutation. सम तथा विषम क्रमचय। देखो कैसे होते हैं सम और विषम, इसके बारे में जाने। फॉर एग्जाम्पल एक परमुटेशन में ले रहा हूँ 1 2 2 3 5 7 4 5 और यहाँ पे हो गया 6 और 1 और क्या नहीं आया 7 नहीं आया और नीचे आपके पास क्या नहीं आया 1 2 3 4 इस प्रकार, और एक और बच गया आपके पास ऊपर 3 नीचे 1 2 3 4 5 6। ये क्रमचय ले लिया। ये क्रमचय है, इसको चक्रीय रूप में आप लिखें तो आपके पास कैसा है 1 मैप हुआ 2 पे, 2 की मैपिंग 3 की मैपिंग 3 की मैपिंग 6 की मैपिंग 1 कंप्लीट। ये 1 2 पे 2 3 पे 3 6 पे और 6 1 पे, 1 2 पे 2 3 पे 3 6 पे और 6 1 पे। आगे देखें, फिर 4 5 पे 4 की मैपिंग 5 की मैपिंग 7 की मैपिंग 4 कंप्लीट। ये इस प्रकार इसको पक्षांतर रूप में लिखें आप तो 1 6 1 3 1 2 4 7 4 5। ये ट्रांसपोजिशन रूप हो गया इसका। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 कितने पक्षांतरण है 5 पक्षांतरण। यानी पक्षांतरणों की संख्या जो है वो कितनी है आपके पास, वो 5 है। और वो क्या है आपके पास ओड विषम। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो एफ है वो क्या है, एफ एक विषम क्रमचय है। यानी किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करने के उपरांत अगर पक्षांतरणों की संख्या सम आई तो उसे सम क्रमचय, और अगर विषम आई तो उसे क्या कहेंगे, विषम क्रमचय। जैसे इसके लिए पक्षांतरणों की संख्या 5 है जो ओड है और इसकी वजह से ये कैसा है, एक विषम क्रमचय। तो डेफिनेशन क्या होगी, लिख लिया आप, किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तो इसे
विषम क्रमचय, और यदि सम हो तो इसे क्या कहते हैं? अब समक्रमचय कहते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन है तो इवन परम्यूटेशन, ओड है तो ओड परम्यूटेशन। एग्जाम्पल कि ये क्रमचय जो ऐप है वो कैसा है? एक आपके पास विषम क्रमचय है। ये क्रमचय ऐप, ये इसका चक्रीय रूप और ये पक्षांतरण रूप, और पक्षांतरों की संख्या 5 आई, और इस वजह से ये कैसा है? एक विषम क्रमचय। राइट कर लिया आप ये डेफिनेशन। आप किसी भी क्रमचय को आप पक्षांतरण रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और व्यक्त करने के बाद उन पक्षांतरों की संख्या को काउंट करें। अगर वो इवन आ रही है तो इवन क्रमचय, ओड आ रही है तो ओड क्रमचय। एक बात और समझें यहाँ, जैसे मैं इस चक्र के बारे में पूछूं 2 3 5, बताएं ये इवन है ओड? इस चक्र की लेंथ कितनी है? 3, यानी ऑर्डर ऑफ ऐप कितना है? 3। पक्षांतरण रूप में लिखे तो इसे कैसे लिखोगे? f इज इक्वल्स टू 2 5 2 3 या 2 3 2 5। ये कितने हैं? 2। ये कैसा है? इवन। जबकि ये कैसा है? ओड। अगर किसी साइक्लिक का ऑर्डर ओड है तो वो इवन परम्यूटेशन, और अगर ऑर्डर इवन है तो वो ओड परम्यूटेशन होगा। अगर किसी साइकिल का कोई भी चक्र, किसी चक्र की कोटि आपके पास इवन है तो वो ओड परम्यूटेशन होगा, क्योंकि ये 3 है, ओड है, इससे कम एक परम्यूटेशन बनेंगे। जैसे इसकी लेंथ 4 है तो इससे बनने वाले जो पक्षांतर है उनकी संख्या कितनी है? 3 है। अगर मैं इसी के बारे में पूछता कि ये इवन है या ओड, तो ये आपके पास कैसा होता? ओड होता, जबकि खुद का ऑर्डर कैसा है? इवन। और बात समझे? एक अकेला पक्षांतर नहीं हो, जैसे ये साइकिल हो तो इसे क्या कहोगे? इसकी संख्या 1, ये क्या कहलाएगा? ओड परम्यूटेशन। एक और समझे, आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। ये हमेशा सदैव क्या होता है? एक समक्रमचय। आइडेंटिटी हमेशा समक्रमचय होती है, तो इन्हें आप नोट के रूप में लिखेंगे। मिटा दें इसे। देखिए, समझे आप? कुछ नोट, इंपॉर्टेंट नोट हैं, देखें। पहला, एक पक्षांतरण अगर कोई परम्यूटेशन केवल पक्षांतरण रूप में ही हो तो सदैव क्या होता है? एक सदैव एक विषम क्रमचय होता है। अकेला पक्षांतरण सदैव क्या होगा? एक ओड परम्यूटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने f इज इक्वल्स टू 2 3 लिया तो ये कैसा है? एक विषम क्रमचय है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या f इज इक्वल्स टू 2 3 पे मैप हुआ, 3 1 पे मैप हुआ, सॉरी 3 2 पे मैप हुआ। बाकी और अगर इसमें है इसकी रेंज में तो वो खुद पे मैप हो रहे होंगे। आप डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ से ले रहे हो। अगर P3 से ले रहे हो तो 1 1 पे मैप हो रहा है, P4 से ले रहे हो तो 4 4 पे मैप हो रहा है, बाकी 2 तो ऐसे ही हो रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक विषम क्रमचय है। दूसरा कि तत्सम क्रमचय सदैव एक समक्रमचय होता है। आइडेंटिटीज हमेशा क्या है? इवन परम्यूटेशन है। कारण देखो,
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने लिया 1 1 2 2 3 3, और आप इसे कैसे लिखोगे, सिर्फ 1 1 पे में पूरा। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसमें 0 है, और 0 आपके पास क्या होता है, 0 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर्स हैं, 0 भी इवन नंबर है यहाँ। तो ये क्या है, एक समक्रमच है। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो जैसे 2, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक समक्रमच इनटू समक्रमच। आप समक्रमच को समक्रमच से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, समक्रमच, इवन ही मिलेगा। अगर आपके पास एक क्रमच है f इज इक्वल्स टू 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, ये है, और एक क्रमच आपके पास है 2 3 3 4 और 4 2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 की मैप 2, 2 की मैप 3, इसे आप लिख सकते हो 2 की मैप 3, 3 की मैप 4। ये भी इवन है क्योंकि नंबर ऑफ पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन 2 है, ये भी इवन है, इसके भी 2 है। ये जी, चाहे तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले सकते हैं नीचे। देन एफ डॉट जी 1 2 2 3 3 1, टू 3 3 4 4 2, जो यहाँ है वो यहाँ बना है, यानी 1 2 4 नहीं है इसमें, तो 4 की मैप क्या हो गई, 4 हो जाएगा। 3 4 में से इस प्रकार लिख देता हूँ एक बार, 1 2 2 3 3 1 और 4 4। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 1 नहीं है इसमें, तो 1 की मैप 1, 2 की मैप 3, 3 की मैप 4, 4 की मैप 2। अब बराबर हो गए दोनों, 1 3 4 2 1 3 4 2 बना दिया। 1 की मैप 2, 3 की मैप 1, 4 की मैप 4, 2 की मैप 3, 1 2 3 4 1 3 4 2। मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4, नीचे मिलेगा 2 1 4 3। 1 की मैप 2 है, 2 की मैप 1 है, 3 की मैप 4 है, 4 की मैप 3 है। कितने हैं ये, 2। ये आपके पास इवन था, ये भी आपके पास इवन था, और एफ डॉट जी क्या, वो भी क्या मिला आपको, इवन। यानी दो समक्रमचों का गुणन आप चाहे एफ डॉट जी करें या जी डॉट एफ करें तो भी आपके पास क्या आता है, इवन ही आता है। इसकी लेंथ 3 है, तो इसके अंदर पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी, 2, तो ये भी इवन, ये भी इवन, दोनों का गुणा भी क्या आएगा, इवन। यानी सम इनटू सम आप परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, समक्रमच। लिख लिया होगा। दूसरा देखो, इसी में यही एक और कि विषम क्रमचे को अगर आप समक्रमचे से मल्टीप्लाई करें, विषम इंटू सम, तो आपको क्या मिलेगा, विषम क्रमचे। आप करके देख ले कोई भी विषम क्रमचे लेकर। ऐसे ही अगर आप सम इंटू विषम करोगे, समक्रमचे इंटू विषम क्रमचे, तो भी आपको क्या मिलेगा, विषम क्रमचे। और इसी प्रकार आप विषम इंटू विषम क्रमचे मिलोगे तो आपको क्या मिलेगा, समक्रमचे। ये सेम वैसे ही है कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इवन को आप प्लस के रूप में और ओड को माइनस के रूप में लेकर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक और नोट, इनके एग्जाम्पल आप सॉल्व करें, कोई भी दो ऑड परम्यूटेशन लेके गुणा करके देख ले, आपको समक्रमच मिलेगा। एक सम और एक विषम ले लो, विषम मिलेगा। एक विषम दूसरा सम ले लो, विषम मिलेगा। दोनों सम ले लो, आपको क्या मिलेगा, समक्रमच। मिटा दें इसे।
और देखें कुछ नोट। चौथा कि यदि किसी चक्र की लंबाई या कोटि चक्र की लंबाई जितनी होती है उतनी उसकी क्या होती है, कोटि होती है। कोटि विषम है तो यह समक्रमच तथा यदि लंबाई का मतलब कोटि सम है तो यह विषम क्रमच होगा। अगर किसी साइकिल का जो ऑर्डर है या जो लेंथ है अगर वो ओड है तो वो इवन क्रमच, और अगर लेंथ इवन है तो वो कैसा होगा, ओड क्रमच। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने ऐप लिया 2 3 4 5 ये, देन ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, ये चक्र एफ एक कैसा है, इसका ऑर्डर 4 है तो कैसा हो गया, विषम क्रमच। ये हो गया, ये विषम क्रमच है। कारण एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखे आप कि यहाँ ऑर्डर ऑफ एफ कितना है, 4, इसका पक्षांतर रूप f इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो आप, 2 की मैप 5, 2 की 4 और 2 की 3। पक्षांतरणों की संख्या कितनी है आपके पास, 3। अतः f कैसा है, एक विषम क्रमच। ये संख्या क्या है आपके पास, ओड है, और जब ओड आएगी तो क्रमच कैसा होगा, विषम क्रमच। इसी प्रकार अगर आपने ये इवन लेते तो ये ओड आता, सॉरी हाँ ये विषम क्रमच है। ये ऑर्डर आपके पास क्या था, 4 है, ये तो इवन है पर खुद पक्षांतर कैसा है, ओड। अगर आपने ये ओड लिया होता तो ये कैसा आता, इवन क्रमच। समझ में आ गया होगा ये बात कि अगर किसी भी चक्र की लंबाई आपके पास ओड है तो वो इवन परम्यूटेशन बनाएगी, और अगर इवन है तो वो कैसा परम्यूटेशन बनाएगी, ओड। इस पे आप एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज और लिख लें, देखो जो आगे लिख रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ हम अगली क्लास में करेंगे। अभी यहां समझ ले, देखो किसी भी क्रमच ग्रुप में आधे समक्रमच तथा आधे विषम क्रमच होते हैं। किसी भी आप क्रमच ग्रुप को ले तो उसमें आधे तो समक्रमच होंगे और आधे क्या होंगे, विषम क्रमच। समक्रमच भी एक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसे एकांतर ग्रुप कहते हैं। ये जो समक्रमच हैं
वो भी ग्रुप का निर्माण करते हैं, उसे एकांतर ग्रुप जनरली इसे लिखा कैसे जाता है, एन से। ये हम प्रूफ भी करेंगे, पहले ये आप समझ लें कि कैसे आपके पास समक्रमचय ग्रुप का निर्माण करते हैं, उसे एकांतर ग्रुप कैसे कहते हैं। एंड इसकी कोटि क्या होती है, तथा ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी एन परमुटेशन ग्रुप बाय 2 या फिर n फैक्टोरियल बाय 2, इसके ऑर्डर का क्या होता है, आधा। एग्जाम्पल के तौर पर क्रमचय ग्रुप P3 ले लेता हूं मैं। P3 के लिए एकांतर ग्रुप A3 का निर्माण कीजिए। ये इसका उपग्रुप बनेगा। उपग्रुप की थ्योरी अभी तक हमने नहीं पढ़ी, पर इसमें से जो जो समक्रमचय उठाएंगे वो भी क्या बनाएंगे, अपने पास एक ग्रुप बनाएंगे जो क्या होगा, A3 होगा, और उसका ऑर्डर इसका आधा होगा। जबकि इसका ऑर्डर 6 है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। समझे, देखो कैसे हैं ये। क्रमचय ग्रुप P3 जो है वो आपके पास कैसा है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 और 2 3 1 3 2 1 2 3 और 3 1 2 3 1 2 नहीं 1 3 2, ये है। ये आपके पास क्या है, क्रमचय ग्रुप P3, यानी 6 एलिमेंट बनेंगे और 6 के 6 एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिए, जहां संकेतों का जो समुच्चय है, जहां से ये लिए गए हैं, संकेतों का समुच्चय S इज इक्वल टू क्या है, 1 2 और 3 है। XYZ भी आप इसे लिख सकते थे, पर मैंने संकेत कैसे लिए, या 1 2 3 टाइप के। ये 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 एलिमेंट इसमें एकांतर ग्रुप किस में होते हैं, P3 में। कल मैंने आपको इसके समझाया था कि ये ग्रुप बनाता है, और ये सारे इसके क्या है, मैंने चक्रीय रूप में लिख दिए हैं। आप इसे क्रमचय रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ ये आइडेंटिटी है, 1 का मैप 1, 2 का मैप 2 और 3 का मैप 3। ये 1 का मैप 2, 2 का मैप 1। ये 1 2 का मतलब क्या है कि 1 का मैप 2, 2 का मैप 1, और जो 3 इसमें नहीं है वो कैसा है, 3 3 पे मैप हो रहा है। 1 3 का मतलब कि 1 मैप कर रहा है 3 पे, 3 मैप कर रहा है 1 पे, और जो 2 है वो 2 पे मैप कर रहा है। 2 3 का मतलब क्या है, 2 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 2 है, 1 की मैपिंग 1 है। ये सब अलग अलग है। ऐसे ही 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 मैप कर रहा है 2 पे, 2 मैप कर रहा है 3 पे, 3 मैप कर रहा है 1 पे। ऐसे ही 1 3 2 का मतलब क्या है, 1 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 1, ये आपके पास। और 1 का मतलब क्या है, 1 मैप 1, 2 मैप का मैप 2 और 3 का मैप 3। ये आपके पास कौन है, 1 जो है उसकी मैपिंग कि 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, ये आइडेंटिटी। ये 6 एलिमेंट है, और इनसे अपने पास ये क्रमचय ग्रुप कौन सा बना है, P3। अब बताना है कि इसमें से जो समक्रमचय है ना, वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसे एकांतर ग्रुप किसके नाम से जाना जाएगा, A3, और इसकी कोटि के क्या होगी, आधी होगी। तो देखिए या ऑर्डर ऑफ P3 कितना है, 3 फैक्टोरियल यानी 6। काउंट करके भी देखोगे 6, या फिर इस संकेतों के जो सेट है उसका क्या है, फैक्टोरियल यानी 6। 1 देखो समक्रमचय कौन कौन से है इसमें, एक तो 1, क्योंकि इसमें पक्षांतरणों की संख्या क्या है, 0। एक कौन है, 1 2 3, और एक क्या है, 1 3 2, क्योंकि इसमें पक्षांतरणों की संख्या कितनी है, 2, और इसमें पक्षांतरणों की संख्या कितनी है, 2। ये आपके पास क्या है, समक्रमचय। ये समक्रमचय कौन से हैं, जिसमें पक्षांतरणों की संख्या ओड हो, वो कौन कौन से हैं, 1 2 1 3 और 2 3। इसमें भी पक्षांतरण 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2। तो ये तो समक्रमचय है, ये विषमक्रमचय है। अब ये समक्रमचय जो है वो आपके पास ग्रुप बनाएंगे, उसे एकांतर ग्रुप A3 कहेंगे। इस बात को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। देखो लिख लिया होगा, ये समक्रमचयों का समुच्चय
A3 वो कौन सा आएगा? A3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो 1, एक 1 2 3, एक 1 3 2। कोई भी ग्रुप लोगे उसमें आधे तो समक्रमच होंगे और आधे विषमक्रमच होंगे। वो जो समक्रमच होंगे वो ग्रुप बनाएंगे, विषमक्रमच है वो ग्रुप नहीं बनाएंगे। कारण है क्योंकि आइडेंटिटी क्या है? ये आइडेंटिटी है, वो समक्रमच है, विषमक्रमच में आइडेंटिटी ही नहीं है। सबसे इजीएस्ट ये डिस्कार्ड करने का ऑप्शन है कि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, और आइडेंटिटी नहीं है तो ये ग्रुप भी नहीं बनाएगा। इन्वर्सली ये तो बाद की बातें ढूंढने की, पहली बात कि अगर इसमें तत्समक ही नहीं है तो ये तो ग्रुप नहीं बनाएगा। इसमें तत्समक है अर्थात ये ग्रुप बना सकता है, और इस ग्रुप में इसके आधे एलिमेंट है क्योंकि समक्रमच है, तो ये किस प्रकार ग्रुप बनाएगा ये भी देख लें आप। यहाँ A3 के लिए आपके पास संक्रिया सारणी कैसे होगी? A3 के लिए संक्रिया सारणी आपके पास बना है। इसमें संक्रिया आपके पास मल्टीप्लिकेशन, क्रमचय गुणन, जिसे आप डॉट लिखे या क्रॉस। इसमें एलिमेंट कौन है? आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। ये 1 तीन एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 और 1 3 2, इनको गुणा करते हैं। ये आइडेंटिटी है तो यहाँ आइडेंटिटी आएगा, यहाँ 1 2 3 आएगा और यहाँ 1 3 2। आइडेंटिटी को इनसे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या आएगा? आइडेंटिटी या आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे यही आएगा 1 3 2। अब ये चार एलिमेंट और निकालने हैं, यानी 1 2 3 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 इंटू 1 2 3। 1 की मैप कहाँ है? 2 पे। 1 मैप कहाँ हो रहा है? 2 पे। मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। 1 मैप 2 पे और 2 मैप 3 पे। फिर 3 की मैप कहाँ है? 1 पे। 1 की मैप कहाँ है? 2 पे। फिर 2 की मैप 3 पे और 3 की मैप 1 पे। 1 से चालू हुए थे, 1 पे खत्म हो गए, यानी 1 3 2 गुणा किया 1 3 2, यानी यहाँ 1 3 2। 1 2 3 को 1 3 2 से गुणा करोगे तो आपके पास अब कौन आएगा? आइडेंटिटी। गुणा करके भी देख लो। सेकंड गुणा करोगे किसको? 1 2 3 को 1 3 2 से। 1 कहाँ गया? 2 पे और 2 कहाँ गया? 1 पे। 1 1 पे। 2 3 पे, 3 किस पे? 2 पे। 2 2 पे। 3 1 पे, 1 3 पे, 3 3 पे। आइडेंटिटी। अब 1 3 2 को अगला क्या करना है? 1 3 2 को 1 2 3 से। 1 3 पे, 3 1 पे, ये भी आइडेंटिटी। 3 2 पे, 2 3 पे, 3 3 पे। 2 3 पे और 3 2 पे, 2 2 पे। आइडेंटिटी। बाकी कौन बचा है इसमें? 1 2 3। आप गुणा करके देखोगे 1 3 2 को 1 3 2 से तो आपके पास क्या आएगा? 1 3 2 इंटू 1 3 2। 1 3 पे और 3 2 पे तो 1 2 पे। 2 1 पे और 1 3 पे तो 1 3 पे। 3 2 पे और 2 1 पे। कंप्लीट हो गया, ये आ गया। आप सारणी से आसानी से ये बता सकते हो कि सारे एलिमेंट वापस इसी सेट के हैं, A3 के 1 1 2 3 और 1 3 2। इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं आया, सारे इवन परमुटेशन है, और 2 इवन का मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही आएगा। इसमें आप ये संक्रिया, इसमें आइडेंटिटी नहीं है। फिर दूसरा कि ये आपके पास ओड, ये ओड दोनों को गुणा करोगे तो इवन आ जाएगा, सेट से बाहर चला जाएगा। 1 2 को 1 3 से आप जैसे ही गुणा करोगे ना ओड में, जैसे 1 2 पे और 2 2 पे तो क्या आया? 1 2। फिर 2 1 पे 1 3 पे क्या आ जाएगा? 1 3। ये एलिमेंट आएगा। ये आपके पास क्या है? इवन, और ये भी ओड, ये भी ओड, दो ओड का गुणा इवन आएगा, और इवन इसमें है ही नहीं, तो ये संक्रिया संवर्त भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, मोरओवर इन्वर्स भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास ग्रुप नहीं बनाएंगे, पर ये ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाए? क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टियाँ सारणी से, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, से आसानी से A3 को ग्रुप सिद्ध किया जा सकता है। आप आसानी से कह सकते हो सभी अवयव क्या है? दिए गए समुच्चय S के ही है या A3 के ही है। संक्रिया संवर्त हो गई, सहचारी हमेशा होती है। आइडेंटिटी आपके पास क्या है? 1 1 1 आइडेंटिटी है ही, जो ग्रुप की आइडेंटिटी भी है।
फिर इनवर्स, तो 1 2 3 का इनवर्स क्या है 1 3 2 और 1 3 2 का इनवर्स क्या है 1 2 3। तो चारों प्रॉपर्टीज मिल गई तो ये ग्रुप बन गया। मोरओवर ये आबेली भी है, क्रम विनिमय भी, सॉरी आबेली भी और चक्रीय भी है। तथा ऑर्डर ऑफ A3 कितना है 3, जो किसके इक्वल है 6 फैक्टोरियल बाई 2, या मैं कह दूं ऑर्डर ऑफ P3 बटा 2। तो ये आप आसानी से कह सकते हो कि किसी भी क्रमचय ग्रुप में आधे समक्रमचय होते हैं, आधे क्या होते हैं विषमक्रमचय। जो समक्रमचय है ना वो क्या करते हैं आगे चलकर फिर एक ग्रुप बनाते हैं। जो दिए गए ग्रुप का क्या होता है उपग्रुप होता है। उपग्रुप की थ्योरी हम अगले चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। वो उपग्रुप बनाते हैं और उस उपग्रुपों की जो आइडेंटिटी होती है वो दिए गए क्रमचय ग्रुप की आइडेंटिटी जैसी होती है। इनवर्स भी वैसे ही होते हैं, यानी इसमें आइडेंटिटी 1 है तो इसमें आइडेंटिटी भी क्या है 1। इसमें 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 है तो इसमें भी 1 2 3 का इनवर्स 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 है। पर ये बात कोई जरूरी नहीं, ये क्रम विनिमय ग्रुप नहीं है, 6 कोटि का क्रम विनिमय ग्रुप नहीं है, परंतु ये कैसा है क्रम विनिमय और चक्रीय ग्रुप है। अगले जब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि अगर कोई ग्रुप चक्रीय है तो उपग्रुप भी चक्रीय होंगे, परंतु अगर ग्रुप चक्रीय नहीं है आबेली है तो उपग्रुप चक्रीय भी हो सकता है। अगर ग्रुप नॉन आबेली है यानी चक्रीय भी नहीं है आबेली भी नहीं है तो उपग्रुप चक्रीय भी हो सकते हैं, आबेली भी हो सकते हैं और नॉन आबेली भी हो सकते हैं। तो ये जो समक्रमचय हैं वो ग्रुप बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं एकांतर ग्रुप A3, और जिसका ऑर्डर दिए गए ग्रुप के ऑर्डर का क्या होता है आधा होता है। कल हम इसे एक थ्योरम से भी प्रूव करेंगे। बुक के अंदर आपके पास ये थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, आई हुई भी है, कई बार आई हुई है ये थ्योरम और रिपीट भी हो सकती है। लिख लिया होगा ये। ऐसे आप A4 की बात करें तो A4 का ऑर्डर क्या होगा P4 के ऑर्डर के आधा, और P4 का ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर ऑफ P4 जो करोगे वो कितना होगा 4 फैक्टोरियल यानी 24। 4 एलिमेंटों से क्रमचय ग्रुप बनाओगे उसका ऑर्डर 24, और ऑर्डर ऑफ A4 क्या होगा एकांतर ग्रुप वो 24 बटा 2 यानी 12। ऐसे ही अगर P5 लो तो ऑर्डर 120 और A5 लो तो ऑर्डर कितना 60। इस प्रकार इस क्रमचय ग्रुप की पूरी थ्योरी यहाँ आपके पास कंप्लीट हो जाती है जितनी आपके पास बुक में थी, और उससे भी कई गुना एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी है। बुक से भी ज़्यादा थ्योरी का यहाँ चर्चा मैंने की है। कुछ थ्योरम्स जो हैं वो अपने पास यहाँ लेफ्ट है जिन्हें कल हम प्रूव करेंगे। आज हम कुछ बेस इस पे एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं कि सर ये एग्जाम्पल बताएं, तो उन पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और जो अपने को डेफिनेशन सारी लिखनी थी वो सारी यहाँ हमने क्या कर ली है कंप्लीट कर ली है। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं बुक से। देखो एक एग्जाम्पल, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल आपसे लेते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 देखें आप। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि बुक के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आप कंप्लीटली करें। एग्जाम्पल 6 में ये कह रहा है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा एक क्रमचय दे रखा है वो इस प्रकार का है कि 1 3 2 1 3 4 4 2 5 8 6 6 7 9 8 7 9 5 ये दे रखा है। इस प्रकार का क्रमचय है। तो ये कह रहा है इसे ऐसे चक्रों के गुणन के रूप में लिखिए, इसकी कोटि ज्ञात कीजिए तथा ये बताया कि ये सम और विषम क्रमचय, यानी इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखना है, इसकी कोटि ज्ञात करनी है, साथ ही ये बताना है कि ये सम और विषम क्रमचय है या नहीं। सिंपल से एग्जाम्पल है। तो देखो ऐसे चक्रों के रूप में है। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 कहाँ मैप हो रहा है 3 पे, 3 कहाँ मैप हो रहा है 4 पे, 4 कहाँ मैप हो रहा है 1 3 पे, 3 4 पे, 4 कहाँ पे है 2 पे, और 2 कहाँ पे 1 पे। कंप्लीट ये। फिर आगे देखो 1 2 3 4 आ गया, बचा कौन 5, 5 की मैपिंग कहाँ है 8 पे,
5 8 पे, 8 कहाँ 7 पे, 7 की मैपिंग 9 पे और 9 की मैपिंग वापस किस पे 5 पे, और बचा हुआ कौन रह गया 6, 6 की मैपिंग 6। ये ऐश्विक चक्रों के रूप में हो गया, ऐश्विक चक्रों के रूप में हो गया। इसे पक्षांतर रूप में या सॉरी कोटरी भी निकाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो गया, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। जो डिसजॉइंट साइकिल हमने बनाए उनकी लेंथ का क्या हो, एलसीएम क्या होता है, ये आपके पास ऑर्डर होता है। यानी एलसीएम ऑफ इसकी कितनी है 4 लेंथ, इसकी भी लेंथ कितनी है 4 और उसकी कितनी है 1। आइडेंटिटी को आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना होगा 4 और 4 का एलसीएम 4, यानी ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो गया 4। इस सिग्मा का ऑर्डर कितना हो गया 4। इसका ट्रांसपोजिशन फॉर्म कैसा होगा, ट्रांसपोजिशन फॉर्म में इसे कैसे लिखोगे, सिग्मा पक्षांतर रूप में 1 का मैप 2 से 1 4 1 3 1 2 1 4 1 3, फिर 5 9 5 7 5 8 और 6 को लिखने की आपको जरूरत नहीं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन वो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, वो क्या है इवन। तो ये कैसा हो गया, सो सिग्मा इज इवन परम्यूटेशन। सिग्मा किस प्रकार का परम्यूटेशन है, इवन है। लेंथ इवन आई तो ये परम्यूटेशन भी क्या होगा, इवन। ये आपके पास एग्जांपल लिया अपन ने 6 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आप बुक में कोई भी एग्जांपल लेकर आप उसे सोल्व कर सकते हैं। कुछ और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं ढूंढता हूं, देखें कोटि 6 आ गई, इसका लेंथ आ गई, समक्रम से हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, देखो 2002 2013 2015 ऐसे आया हुआ है। इसे समझे आप, 2-3 बार आया हुआ है। यहाँ से एक एग्जाम्पल एग्जाम में कंप्लीटली आता है हर बार। एग्जाम्पल 8 में ये कह रहा है कि इफ एग्जाम्पल नंबर 8 ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। इफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 172 172 63584 63584 63584 ये है। एंड रो इज इक्वल्स टू 1225 34 43 58 67 76 81 ये है। देन सो दैट ये कह रहा है देन सो दैट रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ 1 रो ऑफ 7 रो ऑफ 2 6 रो ऑफ 6 रो ऑफ 3 रो ऑफ 5 रो ऑफ 8 and 4 रो ऑफ 8 और रो ऑफ 4 ये इस प्रकार है। उससे आगे का यहाँ लिख दिया मैंने। एंड ये भी पूछ रहा है कि सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा इसकी वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। आगे ऑर्डर कुछ नहीं पूछा है इसके बारे में। ये इस प्रकार का क्वेश्चन।
ये एक सिग्मा एक रो दे रखा है, इसे रो कहते हैं, इसे सिग्मा। इनके लिए आपको इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन और इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त करना है। तो देखिए सॉल्यूशंस, पहले मैं इसे प्राप्त कर लेता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। सॉल्यूशन देखें आपको प्राप्त करना है रो सिग्मा रो इनवर्स। तो पहले क्या निकाल लो, रो इनवर्स। रो इनवर्स क्या होगा, नीचे वाली रो को ऊपर कर दे, ऊपर वाली को नीचे, यानी 254 3 8 7 6 1, 254 3 8 7 6 1 ऊपर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या फाइंड करना है आपको, रो सिग्मा रो इनवर्स। अब रो सिग्मा रो इनवर्स, इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो रो को भी मैं परमुटेशन फॉर्म में लिख देता हूँ। 1 की मैप 7, 7 की 2 और 2 की 6, 6 की 3, 3 की 5, 5 की 8, 8 की 4 और 4 की 1। ये मैपिंग लिख दी। और बीच में कौन है आपके पास, सिग्मा। सॉरी, मैंने पहले रो लिखना था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 कहाँ है, 2 पे, 5 पे, 4 3 8 7 6 1, ये लिखा। अब लिखना था अपने को सिग्मा 1 7 पे, 7 2 पे, 2 6 पे, 6 3 पे और 3 5 पर और 5 8 पर, 8 4 पर और 4 1 पे। एंड क्या लिखना है आपको, रो इनवर्स, जो इस प्रकार है 2 5 4 3 8 7 3 8 7 6 1, 3 8 7 6 1, 1 2 3, ये क्रम से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर जो बचेगा उसको उससे कर लेंगे, क्योंकि आप 3 परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो और आप ये जानते हो शास्त्रीय पद्धति से आप किन्हीं भी दो को, इन दो को पहले करके इससे करो या इन दो को इससे करो तो आपके पास वैल्यू सेम आएगी। तो मैं इस प्रकार कि अब इसकी वैल्यू अपन निकालने जा रहे हैं रो सिग्मा रो इनवर्स, उसे मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ कि पहले रो सिग्मा को मल्टीप्लाई, आप चाहे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में रो से गुणा कर सकते हैं। जो यहाँ है वो यहाँ बनना है, 7 2 6 3 5 8 4 1। आप साइक्लिक रूप से भी इन्हें गुणा कर सकते हैं डायरेक्टली, पर बुक में इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया, ना इसे डिफाइन किया गया है, इसलिए उससे करने से बचें, क्योंकि एग्जामिनर नंबर काट सकता है, बाकी वो भी वैलिड है। 7 2 6 3 5 8 4 1 ऑब्जेक्टिव में आप उसे ले लेना काम में। 7 की मैप कौन है, 6, 2 की मैप 5 और 6 की मैप 7, 3 की 4, 5 के नीचे 8, 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 3 और 1 के नीचे 2। यहाँ 1 7 2 6 3 5 8 4, 7 2 6 3 5 8 4 1। ये आपके पास एज इट इज 2 5 4 3 8 7 6 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, 1 7 2 6 3 5 8 4। नीचे आपके पास 6 5 7 4 8 1 3 2। इधर 2 5 4 3 8 7 6 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नीचे है वो ऊपर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 के नीचे 6, 2 के नीचे 7, 3 के नीचे 8, 4 के नीचे आपके पास कितना है 2, 5 के नीचे 1, 6 के नीचे 4, 7 के नीचे आपके पास 5 और 8 के नीचे 3। ये 2 5 4 3 8 7 6 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 5 4 3 8 7 6 1,
ये बच गया। 2 के नीचे आपके पास यहाँ 6 7 8 2 1 4 5 3, ये आपके पास मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू जो आई वो किस प्रकार आ गई, साइक्लिक रूप में लिखे तो आप 2 की मैपिंग 6, 6 की मैपिंग आपके पास 5, और देखो 2 मैप हो रहा है 6 पे, 6 5 पे, 5 किस पे 7 पे, 7 किस पर 4 पर, 4 कहाँ पे जा रहा है 8 पे, 8 की मैपिंग 1 और 1 की मैपिंग 3 और 3 की मैपिंग 2, ये कंप्लीट हुआ, ये आ गया। जबकि आंसर में क्या लिख रखा है, रो 1 रो 7 रो 2 रो 6। आप देखो रो 1 की वैल्यू क्या है, रो 1 का मतलब 1 की मैपिंग क्या है 2, रो 1 की वैल्यू, तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रो 1, वहां से देख सकते हो ना आप, रो 1 यानी रो के अंदर 1 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या देगा ये 2। फंक्शन इस प्रकार के ही तो है, इस रो एक फंक्शन है जो 1 है वो कहाँ मैप हो रहा है 2 पे, यानी रो 1 क्या है 2, तो 2 की जगह आप रो 1 लिख सकते हो। ऐसे ही अगला रो 7, रो 7 की मैपिंग 6 है, यानी यहाँ रो 7 ही आएगा। फिर 5 कब आ रहा है रो में 2 पे, तो रो 2। फिर 5 आ गया, 7 कब आ रहा है जब रो 6 है, 4 कब आ रहा है जब रो 3 है, फिर 8 कब आ रहा है जब रो 8 कब आ रहा है जब रो 5 है, उसके आगे लिख लेना आप रो 5 है। फिर 1 कब आ रहा है जब रो 8 है, और फिर उसके बाद में लास्ट रो 3 यानी रो 4 पे। आप देख सकते हो दोनों सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो इस प्रकार ये क्या कर लिया हमने, सिग्मा रो सिग्मा इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही आप जो दूसरा पूछा है वो अपने को क्या पूछा है, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा की वैल्यू। तो पहले आप क्या करें, सिग्मा का इन्वर्स निकालें, इसका इन्वर्स यानी इसे उल्टे क्रम में लिख दें, या इसे क्रमचय बनाकर नीचे वाली रो को ऊपर, ऊपर वाली रो को नीचे और मल्टीप्लाई कर दें। इस प्रकार आप ये जनरल से मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। बुक्स के अंदर आपके पास आई थिंक देखो 10 तो आपके पास यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल है, और क्वेश्चंस की चर्चा करूँ तो यहाँ 19 क्वेश्चंस है। 19 क्वेश्चंस के लिए कुछ परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की परिभाषा दीजिए, तो ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। एक क्वेश्चन है जैसे 14 सत्य असत्य कौन सा है, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस करें, और जितने बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स करें। ये चैप्टर 3 के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस और जो डेफिनेशंस थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। कुछ 1-2 थ्योरम्स बची हुई हैं जो आई हुई भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जिनके बारे में समझा तो मैं चुका हूँ आपको, फिर भी थ्योरेटिकली उन्हें प्रूफ हम कल अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।